नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से के बारे में बात करेंगे। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि आज की क्लास सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम भारत के इतिहास का सबसे शानदार दौर शुरू करने जा रहे हैं, जिसे भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस चैप्टर में हम गुप्त साम्राज्य के उन महान राजाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में चमकाया। ये नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। अब सवाल आता है कि इस महान वंश की शुरुआत किसने की? तो बच्चों, गुप्त वंश की नींव श्री गुप्त ने रखी थी। वो इस वंश के पहले राजा या संस्थापक थे। लेकिन याद रखिएगा, उन्होंने बस शुरुआत की थी। साम्राज्य को असली पहचान मिलना अभी बाकी थी। अब मिलिए असली हीरो से। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया और महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। परीक्षा में अक्सर एक सवाल आता है कि गुप्त संवत कब शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिए, जब चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी यानी एडी में गद्दी पर बैठे, उसी साल से उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की। ये तारीख बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त राजा बने, जो एक महान विजेता थे। उनकी लगातार सैन्य जीत के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके साथ ही वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन नाम के एक प्रसिद्ध कवि थे। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा, जिसमें समुद्रगुप्त की सारी जीत और उनकी नीतियों का पूरा वर्णन मिलता है। ये इतिहास जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन बच्चों, समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो संगीत के भी बहुत शौकीन थे। सबूत के तौर पर उस समय के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि उन्हें कला और संस्कृति से कितना प्रेम था। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य के शिखर पर। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे, जिन्हें दुनिया विक्रमादित्य के नाम से जानती है। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपनी कामयाबी के चरम पर था। इन्हीं के समय में चीन से एक यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान ने अपनी किताब में लिखा कि गुप्त साम्राज्य कितना समृद्ध और खुशहाल था। एक विदेशी यात्री की ये बातें साबित करती हैं कि वो वाकई एक सुनहरा दौर था। विक्रमादित्य के दरबार की सबसे खास बात थी उनके नवरत्न यानी 9 जेम्स। उनके दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे, जैसे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, डॉक्टर धन्वंतरी और महान कवि कालिदास। सोचिए कितने जीनियस लोग एक साथ वहां काम करते थे। विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बने। इनका सबसे बड़ा योगदान था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था, क्योंकि यहां दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। अब बात करते हैं रक्षक राजा स्कंदगुप्त की। इनके समय में सबसे ज्यादा बाहरी हमले हुए, खासकर हूणों के आक्रमण। स्कंदगुप्त ने डटकर उनका मुकाबला किया और उन्हें हराया, जिसका जिक्र जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी। बच्चों, गुप्त काल की सरकारी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। इसी समय महान नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। आपको जानकर गर्व होगा कि कालिदास की ये रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पहली ऐसी भारतीय किताब थी जिसका अनुवाद किसी यूरोपीय भाषा में किया गया था। ये दिखाता है कि हमारे साहित्य की पहुंच पूरी दुनिया में थी। तो अंत में इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में जबरदस्त तरक्की हुई। महान राजाओं ने शांति और समृद्धि बनाए रखी और इन्हीं सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन नवरत्नों में से किसी एक विद्वान जैसे आर्यभट्ट या कालिदास के बारे में आपको विस्तार से बताऊं?